नमस्कार। आज बात होगी एक बहुत ही ज़रूरी कमिशन की जिसने भारत में सेंटर और स्टेट के रिश्तों को नए सिरे से देखने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुंछी आयोग की। इसने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब जो हमारा संघीय ढांचा है, उसे आज के ज़माने के हिसाब से ढालने का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। भारत में जो सेंटर और स्टेट्स के बीच का रिश्ता है वो कैसा है? क्या ये एक पार्टनरशिप है, एक साझेदारी, या फिर हमेशा एक टकराव की स्थिति बनी रहती है? ये एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुंछी आयोग बनाया गया था। और इस कमीशन का जो कोर आइडिया था, जो मूल मंत्र था, वो था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक टीम की तरह मिलकर काम करें, देश के विकास के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए। और ये जो एक सोच है ना, ये पूरी रिपोर्ट में बार बार सामने आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस कमीशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा तो है नहीं कि सेंटर स्टेट रिश्तों पर पहले कोई बात नहीं हुई थी, तो फिर पुंछी आयोग क्यों? देखिए, इससे पहले सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 में, और तब से लेकर 2007 तक लगभग 20 साल गुजर गए थे। और इन 20 सालों में इंडिया बदल चुका था, पॉलिटिक्स बदल गई थी, इकोनॉमी बदल गई थी, मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया था। तो जाहिर है, इतने बदलावों के बाद फेडरल स्ट्रक्चर को एक नए सिरे से, एक नई नज़र से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और बस इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अप्रैल 2007 में सरकार ने कमीशन बनाया। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस मदन मोहन पुंछी, और उन्हीं के नाम पर इसे हम सब जानते हैं, पुंछी कमीशन के नाम से। अब इस कमीशन को जो काम सौंपा गया था वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसका दायरा इतना बड़ा और इतना जटिल था कि इसने हमारे फेडरल सिस्टम के लगभग हर पहलू को छुआ। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो उन्हें सेंटर और स्टेट्स के बीच के हर एक रिश्ते को खंगालना था, चाहे वो कानून बनाने से जुड़ा मामला हो, एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर गवर्नर के हमेशा विवादों में रहने वाले पद से जुड़ा हो। और ये लिस्ट देखिए कितनी लंबी है। गवर्नर के रोल से लेकर इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब राष्ट्रपति शासन तक, पैसों का बंटवारा कैसे हो, नदियों के पानी का झगड़ा कैसे सुलझे, यहाँ तक कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करें, सब कुछ इसकी जांच के दायरे में था। इससे पता चलता है कि ये कितनी गहरी और बड़ी समीक्षा होने वाली थी। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सिफारिशें। और शुरुआत करते हैं सबसे विवादित मुद्दे से, गवर्नर का पद। इस पर कमीशन ने कुछ ऐसे सुझाव दिए जो वाकई गेम चेंजर हो सकते थे। देखिए, अभी क्या होता है, गवर्नर की नियुक्ति और उनको हटाना सब कुछ सेंटर के हाथ में होता है। पुंछी कमीशन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गवर्नर का एक फिक्स्ड कार्यकाल हो, पूरे 5 साल का, और उन्हें हटाने का तरीका भी वैसा ही हो जैसा प्रेसिडेंट के लिए होता है, यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट। सोचिए इसका मतलब क्या है। सीधा मतलब है गवर्नर को पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद करना, ताकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी राज्य सरकार को परेशान या अस्थिर न कर पाए। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, स्टेट गवर्नमेंट्स कोई बिल पास करती हैं और गवर्नर साहब उसे लेके बैठ जाते हैं। कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, महीनों सालों तक बिल अटका रहता है। इससे तो पूरा काम ही रुक जाता है। तो कमीशन ने कहा कि ये नहीं चलेगा। गवर्नर को 6 महीने के अंदर अंदर उस बिल पर फैसला लेना ही होगा। ये एक बहुत ज़रूरी कदम था ताकि चुनी हुई सरकारें अपना काम कर सकें और बेवजह की देरी ना हो। कमीशन ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर्स को यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर बना दिया जाता है, ये परंपरा अब खत्म होनी चाहिए। और इसके पीछे सोच क्या थी? सोच ये थी कि एजुकेशन को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ आज़ादी से काम कर सकें, उनकी स्वायत्ता बनी रहे। तो गवर्नर के रोल के अलावा भी कमीशन ने 2 और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों पर अपनी राय दी। एक तो इमरजेंसी पावर्स और दूसरा पैसों का मामला, यानी फाइनेंशियल रिलेशंस। आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल, इसका गलत इस्तेमाल होने के आरोप तो हमेशा से लगते आए हैं। तो कमीशन ने साफ साफ कहा कि ये ब्रह्मास्त्र है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही होना चाहिए, और वो भी एसआर बोम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस को मानते हुए। और फिर उन्होंने एक बिल्कुल नया आइडिया दिया, लोकलाइज्ड इमरजेंसी का।
मतलब अगर किसी स्टेट के सिर्फ 1 या 2 जिलों में कोई प्रॉब्लम है तो पूरी की पूरी सरकार को क्यों बर्खास्त करना, सिर्फ उन्हीं इलाकों में एक्शन लिया जाए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव था। अब बात करते हैं पैसे की। फाइनेंशियल मामलों में कमीशन का मेन फोकस था स्टेट्स को ज्यादा पावर और ज्यादा रिसोर्स देना। जैसे कि मिनरल से जो रॉयल्टी मिलती है उसे हर 3 साल में रिवाइज किया जाए। प्रोफेशन टैक्स पर जो लिमिट लगी है उसे हटाया जाए। जब फाइनेंस कमीशन बने तो उसमें स्टेट्स की भी राय ली जाए। इन सब का एक ही मकसद था कि राज्य पैसों के लिए पूरी तरह से सेंटर पर निर्भर न रहें, वो आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बने। तो इन सारी सिफारिशों को देखने के बाद इसका निचोड़ क्या निकलता है? इस पूरे कमीशन का फाइनल मैसेज क्या था? असल में ये सारी बातें एक ही सेंट्रल आइडिया पर आकर टिकती हैं। पहले तो इस काम का स्केल समझिए जरा। जब अप्रैल 2010 में ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई तो ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं थी। 7 वॉल्यूम, 1400 से ज्यादा पन्ने और 310 से भी ज्यादा सिफारिशें। सेंटर स्टेट रिलेशंस पर शायद ही इससे ज्यादा डिटेल काम कभी हुआ हो। और इस पूरी इतनी मोटी रिपोर्ट का जो सार है, जो दिल है, वो इस एक लाइन में है। कमीशन का साफ मानना था कि इंडिया का भविष्य, हमारी एकता, हमारी तरक्की, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करें, पार्टनर की तरह। और बस यही तो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का असली मतलब। तो सवाल ये है कि इन सिफारिशों का आज क्या स्टेटस है? ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में नहीं गई है, ये अभी भी एक्टिव है। जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो इस पर अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों से उनकी राय ले रही है। मतलब इस पर बातचीत और बहस अभी भी जारी है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या पूंजी कमीशन की इन सिफारिशों को अगर पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो ये वाकई इंडियन फेडरलिज्म के भविष्य के लिए एक नई राह खोल सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।